अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है और आज हम इंशाअल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 भी चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर ही है। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड पूरा पढ़ा था, जिसके जरिए कोई भी साइंटिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो किस तरह कोई अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करके वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज उसमें हम इंशाल्लाह जो बाकी चीजें रह गई हैं चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए। सो स्टूडेंट, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा, उसका जवाब दूंगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी। सो व्हाट इज थ्योरी? बेसिकली स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। यानी ये कह रहे हैं कि साइंसदान जो थ्योरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ है। जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई कहे कि हमने थ्योरी बनाई है या मेरे पास थ्योरी है तो वो उससे मुख्तलिफ होता है। सो स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि जो आम बंदा कहता है कि मेरे पास थ्योरी है, बेसिकली स्टूडेंट उसका मतलब होता है कि मेरे पास एक गैस है या मेरे पास एक अंदाजा है। लेकिन जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये हमारे पास थ्योरी है, बेसिकली स्टूडेंट्स वो थ्योरी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके निकाली होती है। यानी उसका रिजल्ट, यानी बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए और जो उनका जो रिजल्ट नतीजा निकलता है, इसी तरह और भी जाहिर बात है जो एक नतीजा निकलेगा, अब वो बताएंगे कि भाई हमारा ये नतीजा निकला है, वो उसको थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरे साइंटिस्ट होंगे वो भी उस पर जो होगा एक्सपेरिमेंट उसको परफॉर्म करेंगे ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप वाकई ही ये बंदा सही कह रहा है। जाहिर बात है कि एक साइंसदान अगर कह दे कि भाई, अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो वजह होती है मलेरिया की वो क्या है, प्लाज्मोडियम, ये एक थ्योरी है। तो जो पहले साइंसदान थे जिनका नाम लेवोरान था, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि मलेरिया का जो वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब जाहिर बात है कि वो जो उन्होंने वजह बताई, अब वो एक साइंसदान उनके कहने पे सिर्फ और सिर्फ इस बात को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि कुछ और एक्सपेरिमेंट भी हुए होंगे जिनके जरिए फिर उन्होंने एक बुनियाद रख दी कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, हमने भी परफॉर्म किया है तो यही नतीजा निकला है। सो स्टूडेंट, जो थ्योरी होती है वो एक वेल टेस्टेड, यानी बहुत बेहतरीन किस्म की टेस्ट की गई या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से की गई और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी उसमें जो एक्सप्लेनेशन होती है वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ और बेहतरीन बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो नतीजा निकाला जाता है उसे हम थ्योरी कहते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये भी एक थ्योरी है कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की। इसी तरह बहुत सारी मजीद थ्योरियां भी मौजूद हैं। सो स्टूडेंट, ये तो हमने जो अभी डिस्कस किया ये तो पैराग्राफ का बुक का जिसको हमने स्टडी किया। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन थ्योरी की पढ़ लेते हैं। A scientific theory is a well-tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena that unifies many repeated observations and data collected from numerous experiments. ये कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरी है बेसिकली स्टूडेंट वो बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म या बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करके जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है नेचुरल फिनोमेना की, यानी जो नेचुरली जो चीजें हो रही हैं उसका जो यानी उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके और उसकी जो एक्सप्लेनेशन देना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थ्योरी कहते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी गई है, यानी वो थ्योरी जो कि बताती है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म अब मौजूद है
और वो पहले ऐसे नहीं होते थे, बल्कि अब वो क्या हुआ है कि वो अभी इवॉल्व हुए हैं, यानी वो अपने अंदर तब्दीली लाए हैं। अब वो तब्दीली लाकर, जो पहले ऑर्गेनिज्म होते थे, अब वो अपने माहौल के साथ तब्दीली लाकर अपने माहौल के साथ सेटल, यानी उनके साथ रहना सीख गए और वो इवॉल्व हुए हैं। ये एक थ्योरी कहती है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सो स्टूडेंट, थ्योरी क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद और जो एक बेहतरीन किस्म का नतीजा निकाला जाता है, जिसमें पूरा रीजन भी मौजूद होता है, जिसमें वजह बताई होती है, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्योरी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, लॉ एंड प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, लॉ का मतलब होता है कानून और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? असूल। सो स्टूडेंट, लॉ क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, कुदरत के असूल हैं जो बिल्कुल तब्दील नहीं होते, जिनमें तब्दीली नहीं आ सकती, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लॉ कहते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि कोई भी चीज अगर हम छोड़े तो वो नीचे की तरफ ही जाती है, इधर उधर नहीं जाती। ये क्या है? ये कानून है। इसी तरह और भी मजीद कानून है, जैसे कि अगर एक और कानून की बात की जाए तो कहा जाता है कि जो मैटर है, मैटर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि वो अपनी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आता है। जैसे कि अगर हम बर्फ लें तो बर्फ जो होती है वो पिघल कर वाटर बन जाती है। फिर वो जो वाटर होता है, वो वाटर को अगर उसको हीट किया जाए, मजीद हीट किया जाए, पहले उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर उसको मजीद हीट किया जाए तो वो एवापोरेट हो जाता है, यानी भाप बनकर उड़ जाता है। और फिर इसी तरह आप जानते हैं कि एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो पानी दोबारा बन जाता है। फिर बादलों के जरिए वो पानी, यानी बारिश होती है और वो पानी दोबारा आ जाता है। सो स्टूडेंट, ये यही बता रहे हैं कि जो मैटर होता है वो क्या होता है? वो अपनी शक्ल को तब्दील करता रहता है। ये भी एक लॉ है, यानी एक कुदरत का कानून है जो कि तब्दील कभी भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। बेसिकली स्टूडेंट, प्रिंसिपल से मुराद वो बातें होती हैं, वो बुनियादी बातें होती हैं जो हमें समझाने या सिखाने के लिए की जाती हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम प्रिंसिपल की एग्जांपल लें तो अब जैसे प्रिंसिपल एक असूल है कि आप अगर बाइक पे जा रहे हैं या आप कार पे जा रहे हैं, तो अगर रेड लाइट ऊपर जल जाए तो क्या करेंगे आप अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देंगे, और जब तक ग्रीन लाइट ना हो आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक असूल है। और इसी तरह के स्कूलों का असूल होता है कि भाई आपने इस टाइम पे आना है, तो ये स्कूलों का क्या है? असूल है। यानी जो बुनियादी कायदा होता है जो हमें समझाने या सिखाने के लिए जो किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये क्या कह रहे हैं? बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉस ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ। यानी ये कह रहे हैं कि बायोलॉजी में जो लॉज हैं वो बहुत कम है, क्योंकि अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म तकरीबन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने की बिना पर हम लॉज नहीं लगा सकते, यानी वो कानून नहीं बता सकते कि जो हर चीज पर अप्लाई हो जाए। अब जो लॉज होता है, लॉ जो होता है वो बेसिकली स्टूडेंट वो तब्दील नहीं होता, वो हर कंडीशन में अप्लाई हो जाता है। सो स्टूडेंट, इस बायोलॉजी में लॉज की कमी क्यों है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर लॉ लगाते हैं, तो वो जब हम इधर परफॉर्म करेंगे तो वो तब्दील हो जाएगा। तो इस वजह से उसको हम लॉ नहीं कह सकते, लॉ तब्दील बिल्कुल भी नहीं होता। अब बात करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस की। फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन यू विल प्रिपेयर अ टेबल और ग्राफ ऑफ द डेटा। बेसिकली स्टूडेंट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या होती है? स्टूडेंट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये होती है कि हम डेटे को इस तरह परफॉर्म करें, इस तरह उसको बनाएं ताकि वो हमें बिल्कुल भी समझ आ जाए, बेहतरीन करके उसकी समझ हमें आ जाए। सो स्टूडेंट, ये क्या कह रहे हैं कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं? आप टेबल या पैराग्राफ की मदद लेते हैं। टेबल या पैराग्राफ में डेटा को रखते हैं ताकि डेटा ऑर्गेनाइज हो जाए, यानी ताकि हम आसानी से उसे समझ पाए। Don't throw out data points you think are bad or that don't support your predictions। यानी ये कह रहे हैं कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें अगर कोई डेटा आए जो आपके काम का ना हो, जो आप समझते हो कि भाई ये हमारे काम का नहीं है, इस डेटा को आपने जाय नहीं करना, ये कह रहे हैं। क्योंकि इस डेटा से पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि एक साइंसदान थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वो एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। बेसिकली स्टूडेंट, वो क्या कर रहे थे? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कर रहे थे, यानी वो बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे थे, उनको उगा रहे थे, यानी उनको मजीद उनकी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे थे।
और इस बैक्टीरिया को उगाते हुए, बैक्टीरिया को ग्रो करते हुए क्या हुआ, वो एक पेट्री डिश में उसको ग्रो कर रहे थे। बेसिकली स्टूडेंट, ये पेट्री डिश एक डिश होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसकी जो, अब जैसे हम एक प्लेट होती है, प्लेट के अंदर हम खाना रखते हैं, सालन रखते हैं, इसी तरह जो पेट्री डिश होती है उसके अंदर भी चीजें रखी जाती हैं। वो भी एक प्लेट नुमा चीज होती है जो शीशे से मिलकर बनी होती है और वो लैब में इस्तेमाल होती है। सो स्टूडेंट, वो पेट्री डिश में क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे थे, यानी उनको उगा रहे थे, उनकी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि फ्लेमिंग ने कुछ अरसे बाद देखा, अब जाहिर बात है कि वो जो बैक्टीरिया उग रहे हैं वो कुछ अरसे में उगेंगे, तो फ्लेमिंग ने कुछ अरसे बाद देखा कि मोल्ड लग गई है। मोल्ड बेसिकली स्टूडेंट, जो रोटी के ऊपर हरा हरा आपको दिख रहा होता है, जब रोटी बासी हो जाती है तो उसके ऊपर हरा हरा चीज आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्ड बोलते हैं। सो स्टूडेंट, वो जो मोल्ड होती है, यानी वो जो फंडस होती है, वो जो मोल्ड है वो लग गई थी उस डिश के ऊपर। तो क्या हुआ, उस डिश पर लगने की वजह से जहां जहां पर बैक्टीरिया मौजूद थे उस मोल्ड के, यानी उसके जो हरी हरी लग चुकी थी, उसके जो इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया मौजूद थे वो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया मर गए। लेकिन जो उस पेट्री डिश के कोने कोने पे बहुत दूर थे वो बच चुके थे, यानी वो मरे नहीं थे। तो फ्लेमिंग अब ये भी कर सकते थे कि वो जो खराब हो चुकी थी, यानी जिसके अंदर जो मोल्ड फैल चुकी थी, वो उसे फेंक भी सकते थे और दोबारा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेंका नहीं, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, यानी मोल्ड का इस्तेमाल किया कि भाई मोल्ड क्या कर रही है, जो बैक्टीरिया मर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मोल्ड जो थी वो एक सिक्रीशन को कर रही थी, एक चीज सिक्रीट कर रही थी जिसका नाम पेनिसिलिन था। क्या, पेनिसिलिन था, जिसका नाम पेनिसिलिन था। और वो चीज क्या कर रही थी, मोल्ड उसको सिक्रीट कर रही थी। और बेसिकली स्टूडेंट, और उस पेनिसिलिन की वजह से बैक्टीरिया जो थे वो डेथ हो रहे थे। सो स्टूडेंट, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल तो हो चुका था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो जो मोल्ड का जो पेनिसिलिन था जो वो उसको रिलीज कर रही थी, उस पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके इन्होंने एंटीबायोटिक बनाई। और इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई जिससे क्या हुआ कि बैक्टीरिया की बीमारी का इलाज आ सका, यानी बैक्टीरिया की बीमारी का जो उसकी मेडिसिन थी वो बन सकी, एंटीबायोटिक बन सकी, जिससे क्या हुआ कि फिर बाद में उससे काफी पेशेंट्स को बचाया जा सका और उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे बैक्टीरिया को किल किया गया। सो स्टूडेंट, हमने यही अभी डिस्कस कर रहे थे कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको क्या करना है कि हमें चार्ट और ग्राफ की फॉर्म में रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और जो वेस्ट डेटा हो, यानी जो हमारे काम का ना हो, उसे फेंकना नहीं चाहिए, यानी उसका इस्तेमाल खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर भी रिसर्च जारी रखनी चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल डिस्कवरीज, ये मैंने भी आपको बताया। तो ये क्या कह रहे हैं कि वंस यू हैव रिकॉर्डेड द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल एनालिसिस टू सपोर्ट और रिफ्यूज योर हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट, ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद तो ये थी कि डेटा को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि आपको समझ आ जाए। और डेटा एनालिसिस से मुराद क्या है, बेसिकली स्टूडेंट, डेटा एनालिसिस से मुराद ये होती है कि डेटा की उनको मतलब उसकी जान पड़ताल की जाए, उसके बारे में जाना जाए कि भाई ये हमारी हाइपोथेसिस से मिलता भी है, मैच करता भी है या नहीं। ये डेटा एनालिसिस करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर हमारी हाइपोथेसिस से वो मैच ना करे तो हमारे को हाइपोथेसिस दोबारा बनानी पड़ती है और रिजल्ट को दोबारा करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। डेटा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि हम समझने के लिए, डेटा को समझने के लिए उसे टेबल और पैराग्राफ की फॉर्म में रखते हैं, ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और डेटा एनालिसिस से मुराद ये होता है कि हम उसके बारे में जानते हैं कि भाई ये हमारी हाइपोथेसिस से मैच कर भी रहा है या नहीं। सो स्टूडेंट, अब उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि अब ये उन्होंने क्या दिखाया गया है कि डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कि डेटा ऑर्गेनाइज इस तरीके से होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मलेरिया के पेशेंट थे, उनका लिख दिया कि भाई इतने पेशेंट्स, यहां से उन्होंने एक रेंज लिख दी कि भाई 1000 से लेकर 7000 तक उन्होंने रेंज लिख दी है, और यहाँ पर महीने लिख दिए ताकि हमें मालूम किया जा सके, ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि भाई किस महीने में कितने पेशेंट्स इंतकाल कर चुके हैं या मर चुके हैं मलेरिया की वजह से। अब देखें, आपको ये ग्राफ देखने की वजह से, ग्राफ बनाने की वजह से क्या फायदा हुआ कि आपको आसानी से पता चल रहा है कि फैब के महीने में तकरीबन 1200-1300 जो अफराद थे वो
मर गए या इंतकाल कर गए, मार्च में क्या हुआ तकरीबन 1100। इसी तरह आप ग्राफ की मदद से बहुत आसानी से जो डेटा होता है उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं और आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। सो स्टूडेंट, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसे समझा जा सके। ये स्टूडेंट, ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा इसी तरह का है, यानी साइंस से रिलेटेड है, बायोलॉजी से, यानी कि किस तरह एक्सपेरिमेंट किया जाता है और किस तरह रिजल्ट निकाला जाता है। तो इस वजह से आप थोड़े बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन क्या करें, अभी हमारे सिलेबस में है, समझना तो है। सो स्टूडेंट, रेशियो क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, जब हम दो किसी चीजों को कंपैरिजन करते हैं, जब दो चीजों का आपस में मवाजना करते हैं, यानी दो चीजों का आपस में फर्क निकालते हैं, तो उसे हम रेशियो कहते हैं। यानी रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस्ड एज अ कोएफिशिएंट्स, यानी उनको नंबर में लिखा जाता है और क्या किया जाता है कि भाई उन वैल्यू को आपस में क्या किया जाता है, उनका कंपैरिजन निकालने को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। अब एग्जांपल दी हुई है, जैसे एग्जांपल है कि आ फ्लावर हैज 4 सेपल्स, एक फ्लावर है उसकी 4 सेपल्स है और 12 पेटल्स हैं। अब ये सेपल और पेटल क्या होते हैं? बेसिकली स्टूडेंट, जो ये देख सकते हैं आप, फूल के ये जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, जैसे गुलाब के ऊपर की जो लाल पत्तियां होती हैं, इसे हम पेटल्स कहते हैं, और जो गुलाब के नीचे हरी हरी जो चीज होती है उसे हम सेपल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हैं कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर है जिसके 4 सेपल है और 12 पेटल्स है। तो हम रेशियो क्या निकाल सकते हैं, यानी हम इन दोनों का कंपैरिजन क्या कर सकते हैं कि भाई 4 और 12, यानी द रेशियो ऑफ सेपल्स टू पेटल इज, रेशियो जो होगा सेपल से पेटल का वो क्या होगा, 4 से 12, यानी 4 सेपल्स है और 12 पेटल्स है। ये हमने क्या किया, ये हमने कंपैरिजन किया और उसको डिजिट में लिख दिया, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास रेशियो कहलाता है। सो स्टूडेंट, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1 और 3 आता है। सो स्टूडेंट, 1 to 3 जो रेशियो है वो क्या है, वो यही बात है, यानी जो 4 और 12 का और या 1 और 3 है, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि 1 जो पेटल 1 सेपल है उसके मुकाबले में 3 पेटल है, और यहां पर क्या बात किया गया था, जबकि 4 सेपल जो है उनके मुकाबले में 12 पेटल है। तो ये बात वही हो रही है। सो स्टूडेंट, ये जो जब दोनों बातें एक जैसी हो, दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हो, जब उनको इक्वल किया जाता है, जब उनको बराबर करने के लिए जब उनको बराबर किया जाता है, तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन। A proportion is an equation starting that two ratios are equal, यानी क्या किया जाता है, प्रोपोर्शन से मुराद है कि दो रेशियोज जो आपस में इक्वल हो उनको क्या किया जाता है, प्रोपोर्शन से मुराद यही है कि एक इक्वेशन जिसमें दोनों चीजें जो इक्वल हो उनको बताया गया हो। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 4 सैंपल है और 12 पेटल है, जबकि अगर एक पेटल की बात की जाए, यानी एक सैंपल जो है उसमें 3 पेटल है, और अगर 4 सैंपल है तो कितनी पेटल है, 12 सैंपल है, 12 पेटल है। सो स्टूडेंट, ये बताया गया कि प्रोपोर्शन से मुराद ये होता है कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल हो उनको हम एक साथ रख दें। तो अब बात करते हैं इसके बाद मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट, इसमें यह बताया गया है कि जो मैथमेटिक्स है उसका भी बहुत अहम किरदार है साइंस में, ये बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होती है। अब आपने पूरा चैप्टर में डिस्कस किया कि अब जो भी चीज हो रही है, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, उसका डेटा भी निकाला जाता है। अब वो जो डेटा निकालना है, डेटा से जितना भी ताल्लुक है, वो सारा क्या है, वो बेसिकली स्टूडेंट मैथमेटिक्स का है। ये सारी बात यही कही गई है, इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट। फर्ज करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे, ये आप एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का क्या किरदार है साइंस में। अब ये बता रहे हैं कि आप फर्ज करें कि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट की पॉपुलेशन पे, यानी कीड़े मकोड़ों की आबादी पे। तो आप क्या करेंगे, यू गो इनटू द फील्ड एंड काउंट द पॉपुलेशन। आप एक खास जगह पर जाएंगे या एक खास एरिया में जाएंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, उन कीड़ों की पॉपुलेशन को काउंट करेंगे, उनके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, और फिर क्या होगा, देन कंपेयर योर सैंपल विद अदर रीजन। और फिर वो जो आपने एक जगह का आपने डेटा निकाला होगा इंसेक्ट्स का, आप दूसरी जगह पे उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी आप बोलेंगे कि इस जगह इतना है तो उस जगह भी इतना हो सकता है। सो स्टूडेंट, ये जो फिर आप कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि एट एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस यू डिपेंड अपॉन मैथमेटिक्स टू मेजर, प्रिडिक्ट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। और ये कह रहे हैं कि आपने वो इस जगह से आपने इस रीजन से आपने क्या किया कि आपने इंसेक्ट्स को काउंट किया, और फिर आपने एक अंदाजा लगाया कि भाई उस जगह पे भी क्या हो सकता है कि उस जगह पे भी इतने कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन हो सकती है।
सो स्टूडेंट, ये जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इस सारे में किसका किरदार है? इसमें मैथमेटिक्स का किरदार है, जो कि साइंस के साथ अपना ताल्लुक कर रही है, यानी साइंस के साथ इस्तेमाल हो रही है। सो स्टूडेंट, मैथमेटिकल बायोलॉजी वही है। मैथमेटिकल बायोलॉजी में क्या होता है कि मैथ का इस्तेमाल करके हम बायोलॉजी को बायोलॉजी के जो बायोलॉजी यानी जिंदगी में जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको जब काउंट किया जाए, या मिसाल के तौर पर अब जैसे काउंटिंग नुमा जो चीज होती है मैंने मालूम करनी होती है, जैसे डेटा को हमने कलेक्ट करना होता है, तो वो एक काउंट चीज यानी उसको काउंट करना पड़ता है, तो उसमें हमारा किसका किरदार है? मैथमेटिक्स का किरदार है। सो स्टूडेंट, उसके बाद भी यही सारी बातें की गई है, यानी इसी का बताया गया, देयर आर इक्वेशंस और फार्मूलाज दैट कैन प्रेडिक्ट और डिस्क्राइब नेचुरल अकरेंस सच एज ऑर्गेनिज्म बिहेवियर पैटर्न, यानी वही बता रहे हैं कि इक्वेशंस और फार्मूलाज को इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के चलने के बिहेवियर को चेक करने के लिए, या इसी तरह मजीद चीजें इस्तेमाल होती है। अब जैसे हाइट जो है, अब किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हमने हाइट मालूम करनी है, तो हाइट मालूम करने के लिए हमें क्या होगा? डिजिट की जरूरत होगी। और बेसिकली स्टूडेंट, ये जो डिजिट का जितना भी काम है ये किस में आता है? ये मैथ्स में आता है। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यही था, यहीं तक था। अब दीजिए आप अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, और उस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बीसीक्यूज वगैरह कवर करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है उनको स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, अब अपने मेजबान मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।